जी नाज़रीन कराम, बहुत सारे आर्टिकल हैं लेकिन सीधा सा सादा सा आर्टिकल पहले अब्दुल कादिर हसन साहब का है जी। साजा उनके तलबा की खिदमत में। मैं इस मसले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता रहा कि मुझे दुख हुआ इस पूरे वाक़े से जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है। किसी की गोली से एक दूसरा तालिब इल्म जो था वो वहाँ मारा गया, शहीद हुआ, कत्ल हुआ, कुछ किया जाए, और मरने वाले का ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से था। और जो जिसने मारा है वो कहते थे कि साबिक रुकन है या साबिक उसमें शामिल रहा है। कुछ ये इल्ज़ाम लगता था कि अब उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, कुछ का उन्होंने लगाया कि ये असातिज़ा इसकी शय पर है, वाइस चांसलर पर लगा। दूसरे दिन वाइस चांसलर के कमरे को रैंडसेक करने का, उनको बिल्कुल बाहर उनके दफ्तर के गमले तोड़ने, उन पर हमला करने का, और ये सारा वाक़या दिखाया गया। और असातिज़ा के ख़िलाफ़ भी मिस हैंडलिंग का वाक़या हुआ। तो इस पर ज़ाहिर है कि पूरा एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। मुझे वो वाक़या याद था जब हम स्टूडेंट लाइफ से अभी निकले ही थे कि एक रात को अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी जो उस वक्त वाइस चांसलर थे, उनके घर पर तलबा कुछ मिलने गए और उन्होंने उस पर कुछ तोड़ फोड़ की, खासी तोड़ फोड़ की, जिस पर सैयद मदूदी ने बड़ा तारीख़ी फ़िक्रा कहा था कि इन्होंने मेरे ज़िंदगी भर की कमाई का घुमा दी है आज, यानी यहाँ तक कहा। और फिर उस पर जमीयत ने कोई रियायत नहीं की थी उन लोगों से। उनमें सस्पेंड भी हुए थे, मुअत्तल भी हुए थे एक साल के लिए, और सख्त कार्रवाई हुई। तो वो लोग थे जो आज भी बड़े नामवर हैं। सज़ा पाने के बाद जब वो दोबारा बहाल हुए थे तो उनका किरदार कोई ऐसा नहीं था कि बल्कि वो शायद शामिल नहीं था। उनका कसूर ये था कि जब वो वहाँ मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी में ये वाक़या क्यों हुआ, और जिसने भी किया क्यों किया। आज ये देखकर बड़ा, यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने इंतज़ार में था कि मेरा रोमांस है, ये नौजवान जमीयत के नौजवान सईद मौदूदी का विरसा है, वो जब मेरे पास, मैं इंतज़ार में था, चल कम सकता हूँ, तो वो आए मेरे पास। तो मैंने पहले उन्हें डांटा डपटा और फिर उन्हें प्यार से समझाया कि ये काम करने के नहीं होते। लेकिन असल बात यह है कि ये गोली कैसे चली और कहाँ चली और क्यों चली, क्यों यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाक़यात होते हैं और पैदा होते हैं। कादिर हसन साहब ने इसमें बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े धीरज के साथ बात की है। और मैं इसी के हवाले से मैं इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए नहीं करता कि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं जिस पर कोई बहुत सी गुफ्तगू की जाए और खुश हुआ जाए जी। आज जी 2-3 आर्टिकल हैं। वहाँ मिस्र में आज इलेक्शन, सदारती इलेक्शन का पहला मरहला हो रहा है, और पहले मरहले के बाद जो शायद 13 उम्मीदवार हैं वहाँ, जो आदमी ज़्यादा वोट लेंगे ऊपर के 2, उनके इलेक्शन जो है ना वो अगले महीने के, इसमें जो 21 जून तक रिजल्ट आ जाएगा बहरहाल। और ज़ाहिर है कि 13 उम्मीदवारों में किसी एक का 50% वोट लेना ज़रा मुश्किल होगा, और जब ये सिर्फ 2 रह जाएंगे तो फिर फैसला होगा। इसमें एक कैंडिडेट तो खूब इनका अखवान वालों का था। अखवान ने पहले ऐलान कर दिया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जी। इसलिए हिस्सा नहीं लेंगे कि पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत हो गई है। उन्होंने कुछ फ़ौज के साथ इस मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में 3 इलेक्शन हुए ना जी। एक तो ये हुआ कि रेफरेंडम कराना है, रेफरेंडम कराया गया कि आइन का जो शिक है उसको कैसे पेश किया जाए। इसमें फ़ौज के साथ अखबार ने तावन किया कि इक़्तिदार तो उनसे लेना है, अगर इनसे अभी लड़ाई की जाएगी तो क्या होगा। दूसरा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ जो अखबार ने जीता, और सल्फ़ी उसके बाद आए। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को ये अवॉइड कर रहे थे, लेकिन एक शख्स ने बगावत करके जो उनसे अलग हुआ था इलेक्शन लड़ने का, अब्दुल मुनीम अबुल फ़तेह, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो अखबार ने भी मिस्री मुर्सी, मोहम्मद मुर्सी को खड़ा कर दिया अखवान का। और अखवान का बागी जो खुद अखवानी ही है, 2 उम्मीदवार तो इनके हैं जी। तीसरे चौथे वो ऐसे जिसको मिलिट्री के लोग भी कहा जा सकता है, कुछ और भी लोग कहा जा सकता है, वो खड़े हैं। उनमें आमिर मूसा है जो सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं अरब लीग के, और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं साबका गवर्नमेंट के। तो इसलिए वो तो सरकारी गिने जाते हैं और उन्हीं के साथ कंट्रोल गिना जाता है। और लोग भी इसमें आए हैं। एक शफीक नाम का कैंडिडेट है जिसके बहुत ज़्यादा, अहमद शफीक, मुबारक लास्ट प्राइम मिनिस्टर, ये इनके बारे में कहा जाता है इनको फ़ौज की भी हमायत हासिल है, इनको उन लोगों की भी हमायत हासिल है जो अल तहरीर स्क्वायर के थे। ये ज़रा लिबरल अप्रोच रखते हैं और ख़ासे स्ट्रॉन्ग हैं। एक आर्टिकल में तस्करा किया गया कि वो एक मस्जिद के बाहर बैठ गए हैं और जाके उन्होंने सोचा कि मैं वाज सुनूँ। ज़ाहिर है गैर मुस्लिम थे, मस्जिद के अंदर नहीं गए और ना जाना मुनासिब समझा उन्होंने, और वहाँ बैठ के उन्होंने वाज सुना सारा। और लगा कि वो कहते हैं कि अगर शरीयत नाफिज ना हुई तो मुल्क है, जैसे एक मौलवी करते हैं हमारे यहाँ। वहाँ भी ज़ाहिर है कि पुरानी ट्रेडिशन है, अखवान की भी, अल अज़हर की भी है, इस्लाम का एक पुराना वहाँ है। तो उन्होंने उस तरह की तकरीर की, उन्होंने सुना, अंदाज़ा लगाया कि ये लोग क्या चाहते हैं। किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मजहबी क़ुव्वतों को वोट दो। उन्होंने कहा हमारा ख्वाहिश है कि मुकाबला आखिरी जो हो 2 मजहबी क़ुव्वतों कैंडिडेट के दरमियान ही हो, या एक मजहबी कैंडिडेट और एक लिबरल के दरमियान हो, यानी कि किसी मुल्हद के दरमियान ना हो। और ये उन्होंने एक फ़ज़ा देखी। फिर उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ जाकर स्कूल टीचर से मिला, उनसे पूछा, बात की। उन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल को बुलाया और बातें की और किया।
और आखिर में कहा देखो जी लॉ एंड ऑर्डर काबू नहीं आ रहा, सूरत हाल ये है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ भी कि इसने क्या दिया वो दिया। और वो आखिर में उन्होंने चुपके से कहा कि हम तो शफीक अहमद शफीक को वोट देंगे, मतलब उस कैंडिडेट को जो कि फ़ौज का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, वज़ीर आज़म भी आखिरी रहा है, हुस्न मुबारक के साथ भी रहा है, अल तहरीर स्क्वायर के लोगों के पसंदीदा है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अखवान का कैंडिडेट अगर बहुत वजू की बिना पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अखवान से निकला हुआ कैंडिडेट खासा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और उसके अलावा बाकी सारे ये लोग हैं जो इस हिस्से में ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। पुरानी जनता के भी हैं, फ़ौज से ताल्लुक़ भी है, मस्जिद से ताल्लुक़ भी है। दो क़ुव्वतें काम कर रही हैं, एक मस्जिद की क़ुव्वत, एक फ़ौज की क़ुव्वत। इन दोनों के दरमियान कहाँ कंप्रोमाइज़ होता है, कहाँ ऐसा शख्स सामने आता है जो इस मामले को ज़्यादा खूबसूरती से लेकर आ जाए। ये 3 आर्टिकल थे जिनमें इसी बात का प्रो मिलिट्री कैंडिडेट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये सारी बहस पे। एक आर्टिकल है इजिप्ट रेवोल्यूशन वोंट एंड विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि ये इलेक्शन हो गए तो क्या इजिप्ट का इनकलाब ख़त्म हो जाएगा? फिर तो अभी शुरू होगा, अभी फ़ौज के साथ इक़्तिदार लेना और उसका एडजस्ट करना और मजहबी क़ुव्वतों को इस पूरे में नेटवर्क में शामिल करना और मगरब वालों को, ख़ासतौर पर अमेरिका वालों को मुतमईन करना कि इसराइल के साथ कोई मामला नहीं होगा। ये रेवोल्यूशन अभी एक लंबा प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। और 3 की बजाय मैंने 4 आर्टिकल कर दिए। एक और ट्रैक टू म्यूजिंग्स, ये आर्टिकल है जी अरुण कुमार सिंह का। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी में शामिल रहे हैं और उसके बड़े हामी हैं, कायल है, और कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान होना चाहिए। लेकिन कुछ इनके तज़िये उन्होंने कहा कि इसके बावजूद देखें ना जी, इनका बहरी जहाज़ जो हैं समुद्रों में हमारे जहाज़ों के करीब आके हरकतें करते हैं, इनके जहाज़, हवाई जहाज़ उड़ के हमारे जहाज़ों के नीचे परवाज़ें करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल सियाचिन के में अब कोई यहाँ आज़ाद कश्मीर में कोई सीज़ फायर को ब्रेक नहीं किया गया, वैसे ही चलती जा रही है। और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जिक्र किया कि इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान का पाकिस्तान जिक्र, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं खासी प्रो इंडिया एक किस्म का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत कुछ सीख सकता है, लैंड फार्म सीख सकता है, बात तो ठीक है। अक़लियतें देखें ना जी, इसके साथ जो सलूक होता है वो उससे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान बनते वक्त जिसकी अक़लियतों की तादाद 15% थी, अब 2% रह गई है। यहीं रुकिएगा। आप उस पाकिस्तान की बात करते हैं जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान शामिल था, और मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त 19% हिंदुओं की आबादी थी। कैसे थी मुझे नहीं पता, आज वो आबादी 7% रह गई है। ये 12% कहाँ गए? बांग्लादेश वालों ने मार दिए, हिजरत कर गए, या वो थे ही नहीं, आते जाते रहते थे, सिर्फ अपने वोट यहाँ रजिस्टर कराए हुए थे। ये स्टडी तो अब कोई नहीं करता ना जी। वो कौन लोग थे जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में बैठकर उसको बांग्लादेश बनाने में काम अदा किया? तो 19% तो वो थे। हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन और हिंदुओं की आबादी 2% ही थी भाई, उस वक्त भी इतनी थी, अब भी इसी वक्त थी। तज़िये फरमाने हैं तो असल सूरत हाल तो समझा करो ना भाई। अच्छा खैर, फिर उन्होंने कहा, लेकिन ये जो मैं कोट करना चाहता हूँ आसमा जहांगीर का, उन्होंने कहा आसमा जहांगीर को कोट किया कि वो कहती हैं कि मैंने इंडिया में जाकर लोगों को कहा कि देखो तुम मुसलमानों यहाँ कहते हो कि हमारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो तुम पाकिस्तान में आओ और देखो वहाँ अक़लियतों के बाद क्या सलूक किया जा रहा है। अगर तुम उसको देख लोगे तो इस सलूक के साथ जो तुम्हारे साथ इंडिया में हो रहा है तुम मुतमिन हो जाओगे। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग कहाँ से बोलते हैं। कोई मंतक है इस बात में? कोई क्या हमारे यहाँ अक़लियतों से वो सलूक किया जा रहा है जो इंडिया में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है? एक एलीट क्लास है मुसलमानों की जो प्रिविलेज्ड है, और एलीट क्लास का कोई मजहब नहीं होता, वो हमेशा मरात याफ्ता होती है, दुनिया के किसी खत्ते में रह जाए। वरना आम मुसलमानों की जो हालत है वो अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है, दलतों से बुरी है, उनकी रिपोर्ट से बताती है। बहरहाल ट्रैक 2 है, ट्रैक 2 में सारी बातें सुनना पड़ेंगी और करना पड़ेगी। आज जी खालिद मसूद खान साहब कटहरे में वो जिक्र करते हैं जो जनूबी पंजाब के लिए एक ख़ास मनसूबा दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, उसके क्या अमल हो रहा है, और फ्लाई ओवर बन रहे हैं, और इर्द गिर्द के इलाकों में बड़े 3-4 फ्लाई ओवर, फ़लाँ की दुकान होटल बचाने के लिए उसकी सड़क बदल दी, सिंगल ट्रैक कर दिया गया ताकि डबल होगी तो उसका होटल बीच में आ जाएगा, उल्टा सूदा बना दिया, ख़राब कर दिया, दूसरा फ्लाई ओवर खिला। तो यानी पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन वो अब भी नज़र नहीं आते कि किस हद तक वो अहमकाना फ्लाई ओवर बनाने का मनसूबा गरज ख़राबियों और गलतियों की लंबी तफसील है जी। और एक इंतहाई नामाकूल और वाहियात तनहा सिंगल लेन फ्लाई ओवर बना दिया जो तकनीबी और अमली एतबार से पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है जी, अपने अजीज़ों का होटल बचाने की खातर जी। अब इस तरह की बहुत सी बातें हैं, ये वहाँ बैठकर बहुत सी बातें ऐसे लिखते हैं जो असल दिलचस्पी होती हैं, उनको देखना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। अजीम मियाँ शिकागो में चूँकि मौजूद अमेरिका में है, चूँकि कवर करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट यहाँ मौजूद थे। हमारे सेक्रेटरी खारजा का नाम है, हमारे सफ़ीर का मोहम्मद सादक जो वहाँ अफ़गानिस्तान में हैं, आलमगीर बाबर हैं,
खारजा सेक्रेटरी अब्बास जलानी है, इनकी मदद से अगर कुछ हम फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए तो शायद हम इस जो नुकसान हमें हुआ है उसका तदारुक कर सके। असल इनका नाम लेना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तो कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। वज़ीर ख़ारजा हमारा लबानी खर, हमारी सेक्रेटरी जो अमेरिका में है नॉन डिप्लोमेट शरी रहमान हमारी कुलीग रही हैं, हमने साथ साथ कमरों में बैठ के काम किया है हारून हाउस में। मैं हुर्रियत का एडिटर था, यह हेरल्ड की एडिटर थी। लेकिन सब ये डिप्लोमेसी तो बड़ी सलीके का काम है। अब मुंह टेढ़ा करके वो जहाँ सीधा मुंह से ही चलो अंग्रेजी बोल लेने का मतलब ये तो नहीं कि आपको फॉरेन पॉलिसी भी आ गई है। अल्लाह रहम करे मुल्क पे कोई सोचने समझने वाले दिमाग ही नहीं जो काम करते हो। बहरहाल जी इतने ही मज़ामिन काफ़ी हैं। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कॉल अभी तो मुझे पता चला था मौजूद है नहीं। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है, उन्होंने कहा कि मेरा बाप बड़ा कम्युनिकेटर था, 2 जमातें पढ़ा हुआ था और पंजाबी के अलावा कोई ज़बान जानता नहीं था। लेकिन इसमें कहता हम गए उम्रे के लिए, लंबी कतार थी, बाप मेरा थका हुआ था कतार में, उसने मुझे पास पढ़ा कर मैं आता हूँ, शुरते के जाके पता नहीं क्या बात की, वो खड़ा हो गया और उसको खड़े होने के कहा, उसे कुर्सी पर जाके बैठ गया और उसके साथ बातें करने लग गया। यानी इतना अच्छा कम्युनिकेटर था कि उनके साथ बातें करता रहे। पंजाबी बोल रहा था, अभी बोल रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोनों ने गले लगाया, एक दूसरे से रुखसत हुए। इस तरह फ्रांस में कहते वहाँ वह निकला तो सिगरेट लिया और किसी गोरे को सिगरेट पेश किया, उसके बाद फ्रांसी बोल रहा है, ये पंजाबी बोल रहे हैं, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ज़बानों से हट कर भी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिर इस बात पर आया कि हमारे वज़ीर आज़म चौधरी निसार ने तकरीर उर्दू में क्यों नहीं की। एक कॉल है जी, अगर आखिरी वक्त में हम उसको ले सकें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गौरी साहब जी। जनाब, कहना यह है कि जिस तरह से कहावत है ना कि मुंह लगे धूमने गाय आ, इस पाकिस्तान के मुखालिफ लोगों को शुरू से इनके बड़े भी सब इन्होंने मुखालिफत की है और ये तो किराए के कौम परस्त लीडर बनते हर तरफ से जहाँ से इनको माल मिलता है उसकी गोद में बैठते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। इनको उस वक्त गैरत नहीं आई जब कराची से दारू खिलाफा उठा कर ले गए, इनको उस वक्त गैरत और शर्म नहीं आई और मुल्क से मोहब्बत नहीं हुई जब जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दे दी गई। ये क्या कौन लोग है, किस तरह से ऐसा लगता है जैसे शमाली के कज़ाक है, वो ये कज़ाक लोग है। बैल जी अब वक्त ख़त्म हो गया, इतनी बात उनकी आ सकी, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।